कैसे कन्वर्ट होती है। ऑल दीस स्टडीज कम अंडर बायो एनर्जेटिक्स। एनर्जी की जो कन्वर्जन है वो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को ओबे करती है और लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है वो क्या है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एनर्जी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज करते हैं वो किस फॉर्म में करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। किस फॉर्म में करेंगे, एटीपी की फॉर्म में। एंड एटीपी इज अ काइंड ऑफ केमिकल लिंक बिटवीन कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। अब आप देखें ये एटीपी है, अब एटीपी ब्रेक होगी और एटीपी और फास्फेट में और एनर्जी रिलीज करेगा 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होगी इस रिएक्शन के दौरान। अब इसमें एटीपी ब्रेक हो रही है इसलिए इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, कैटाबॉलिक रिएक्शन या कैटाबॉलिज्म। अब जब एटीपी की फॉर्मेशन होती है तो एटीपी में फास्फेट ऐड होता है और एटीपी बनती है, ये रिएक्शन क्या होता है, एनाबॉलिक रिएक्शन या एनाबॉलिज्म। तो ये इसलिए हम कहते हैं एटीपी इज अ काइंड ऑफ केमिकल लिंक बिटवीन कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। इस यूनिट के दो मेन कंपोनेंट हैं, दो मेन टॉपिक है, एक फोटोसिंथेसिस और एक रेस्पिरेशन। पहले हिस्से में हम फोटोसिंथेसिस को डिस्कस करेंगे और सेकंड हिस्से में हम रेस्पिरेशन को डिस्कस करेंगे। अभी आप देखें फोटोसिंथेसिस क्या होता है। फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन है द प्रोसेस इन विच एनर्जी पुअर इनऑर्गेनिक ऑक्सीडाइज्ड कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन आर रिड्यूस्ड टू एनर्जी रिच कार्बोहाइड्रेट। फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन है, वो कहता है फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है द प्रोसेस इन विच एनर्जी पुअर। अब आप देखें ये नीचे फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन आपको नजर आ रहा है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये एनर्जी पुअर कंपाउंड है, ये वाटर है, वाटर भी एनर्जी पुअर कंपाउंड है। फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन के जो दोनों रिएक्टेंट है ये दोनों एनर्जी पुअर है, कार्बन डाइऑक्साइड भी और वाटर भी। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा कंपाउंड एनर्जी पुअर होता है और कौन सा कंपाउंड जो है वो एनर्जी रिच होता है। एनर्जी केमिकल कंपाउंड्स के अंदर जो स्टोर होती है वो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के अंदर स्टोर होती है। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड आर द पोटेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी, ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। अब ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो पोटेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। अब आप CO2 के पास देखें, इसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, इसमें हाइड्रोजन है ही नहीं, और वाटर के पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, कार्बन नहीं है, तो इन दोनों में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, इसलिए ये दोनों क्या है, एनर्जी पुअर कंपाउंड है। और CO2 भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, वाटर भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब देखिए CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, अब इसमें क्या क्या मौजूद है, कार्बन और ऑक्सीजन, तो इसको पढ़ेंगे ऑक्सीडाइज्ड कंपाउंड ऑफ कार्बन। ये वाटर है, वाटर में क्या क्या मौजूद है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो इसको क्या पढ़ेंगे, ऑक्सीडाइज्ड कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन। तो अब आप देखें वो कहता है फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसमें एनर्जी पुअर, ये दोनों एनर्जी पुअर कंपाउंड है, इनऑर्गेनिक, ये दोनों इनऑर्गेनिक नहीं है, ऑक्सीडाइज्ड कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। CO2 ऑक्सीडाइज्ड कंपाउंड ऑफ कार्बन है, वाटर ऑक्सीडाइज्ड कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन है, आर रिड्यूस्ड टू एनर्जी रिच कार्बोहाइड्रेट। वो कहता है ये रिड्यूस होकर एनर्जी रिच कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। अब रिडक्शन कौन सा प्रोसेस होता है, रिडक्शन हम कहते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अब आप देखें ये ग्लूकोज बनाया फोटोसिंथेसिस में। अब ग्लूकोज बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। CO2 के पास क्या मौजूद है, कार्बन और ऑक्सीजन, तो ये CO2 की रिडक्शन होगी और रिडक्शन के लिए ये हाइड्रोजन कहां से लेगा, वाटर से, तो ये वाटर की हाइड्रोजन CO2 में ऐड होगी तो ये रिड्यूस हो गया और ग्लूकोज बन गया। अब वाटर कैसे रिड्यूस हुआ, वाटर जब ब्रेक होता है, वाटर की फोटोलाइसिस होती है, लाइट की मौजूदगी में वाटर ब्रेक होता है फोटोसिंथेसिस में, और ये वाटर जो है वो जब लाइट की मौजूदगी में ब्रेक डाउन होगा तो ये ऑक्सीजन रिलीज कर देगा, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन भी क्या कहलाता है, रिडक्शन। अब हमने कहा ना डेफिनेशन में देखें, आर रिड्यूस टू एनर्जी रिच कार्बोहाइड्रेट, यानी CO2 और वाटर ये दोनों रिड्यूस होकर एनर्जी रिच कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। CO2 की रिडक्शन होती है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन से और ग्लूकोज बन जाता है, वाटर की रिडक्शन होती है ऑक्सीजन को रिमूव करके, तो वो कहता है और इसमें प्रोसेस में ये लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब होगी और लाइट एनर्जी को कौन एब्जॉर्ब करेगा, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट लाइक क्लोरोफिल। ये तो थी डेफिनेशन फोटोसिंथेसिस की। अभी हमने कहा लाइट जो फोटोसिंथेसिस में एब्जॉर्ब होती है, लाइट को कौन एब्जॉर्ब करता है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, लाइट को एब्जॉर्ब करेंगी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। अब ये जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है ये सूरज से मुख्तलिफ वेवलेंथ की लाइट आ रही होती है, जो लाइट पौधों में मौजूद फोटोसिंथेटिक पिगमेंट फोटोसिंथेसिस के लिए जिस लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं उस लाइट को हम कहते हैं विजिबल लाइट। इसलिए हम कहते हैं द लाइट व्हिच इज एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड विजिबल लाइट। वो लाइट जो फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं उस लाइट को हम विजिबल लाइट कहते हैं, और उस विजिबल लाइट की वेवलेंथ कितनी होती है, 380 से 750 नैनोमीटर तक। ये याद रखनी है वेवलेंथ, अक्सर पेपर में आ जाती है। पहली बात फोटोसिंथेसिस के लिए पौधे कौन सी लाइट एब्जॉर्ब करते हैं, तो हम कहेंगे विजिबल लाइट। अगर विजिबल लाइट की वेवलेंथ पूछी जाएगी तो विजिबल लाइट की वेवलेंथ कितनी होती है, 380 से 750 के दरमियान। डिफरेंट पिगमेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कई टाइप्स की हैं, जो मुख्तलिफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं, एब्जॉर्ब लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ। ये लाइट जो आती है सूरज से वो 7 कलर की लाइट होती है और वो 7 कलर जो उसके बन रहे होते हैं वो किसके लिहाज से बन रहे होते हैं, वेवलेंथ के लिहाज से। जैसे जैसे वेवलेंथ चेंज होती जाएगी कलर चेंज होता जाएगा, इसलिए हम कहते हैं डिफरेंट पिगमेंट एब्जॉर्ब लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ यानी कलर्स एंड द वेवलेंथ दैट आर एब्जॉर्ब डिसअपीयर। और जो वेवलेंथ जिन वेवलेंथ की लाइट पौधे फोटोसिंथेसिस के लिए एब्जॉर्ब कर लेते हैं वो लाइट पौधों में से जो है वो डिसअपीयर हो जाती है, वो कलर शो नहीं हो रहा होता। ये नहीं है कि पौधे रेड लाइट एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो पौधों का कलर जो है वो रेड हो जा रहा है, तो वहां अपीयर ही नहीं होता है, तो इसलिए वो कहते हैं जो लाइट एब्जॉर्ब हो जाती है वो डिसअपीयर हो जाती है। अब कौन सी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट किस वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करती है और कितने परसेंट एब्जॉर्ब करती है, इसको मेजर करने के लिए जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। An instrument called spectrophotometer is used to measure relative abilities of different pigments to absorb different wavelength of light. तो different photosynthetic pigments different wavelength की लाइट को absorb करती है। अब कौन सी पिगमेंट किस wavelength की लाइट को absorb कर रही है और कितना absorb कर रही है, इसकी मेजरमेंट हम जिस इंस्ट्रूमेंट के जरिए करते हैं उसको हम क्या कहेंगे, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। अब इस पूरे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के इन कंटेंट्स में हमने क्या स्टडी किया कि पौधे फोटोसिंथेसिस के लिए किस लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, विजिबल लाइट को। विजिबल लाइट की वेवलेंथ कितनी होती है, 380 से 750, और मुख्तलिफ पिगमेंट मुख्तलिफ वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करती है और उनकी मेजरमेंट हम जिस इंस्ट्रूमेंट के जरिए करते हैं उसको हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो है वो कहेंगे। अभी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कितनी टाइप्स की हैं और वो किस किस वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करती है इसको देखिएगा। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट दो मेजर टाइप्स हैं, एक है क्लोरोफिल ए। पौधों में 3 मेजर टाइप की फोटोसिंथेटिक पिगमेंट पाई जाती है, एक क्लोरोफिल ए होता है और एक होती है एक्सेसरी पिगमेंट। एक्सेसरी पिगमेंट 2 टाइप की हैं, क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड्स। क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड, एक बात को दोबारा गौर से सुने, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट की 2 मेजर टाइप है, क्लोरोफिल और ये देखें फोटोसिंथेटिक
पिगमेंट्स। अब ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट दो मेजर टाइप की हैं, क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड्स। ये जो क्लोरोफिल है ये आगे दो टाइप के हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, और कैरोटीनॉइड्स भी दो टाइप की हैं, कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल। अब इनमें ये जो क्लोरोफिल ए है ये इसको हम कहते हैं प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। और ये तीनों, इन तीनों को हम कहते हैं एक्सेसरी पिगमेंट्स। इन तीनों को क्या कहेंगे हम? एक्सेसरी पिगमेंट्स। तो अब दो मेजर फंक्शन के लिहाज से दो मेजर टाइप हो गए, क्लोरोफिल ए और एक्सेसरी पिगमेंट्स। तो ये क्लोरोफिल ए है और ये एक्सेसरी पिगमेंट्स है। क्लोरोफिल ए के अलावा बाकी तमाम फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो है वो एक्सेसरी पिगमेंट्स होती हैं। क्लोरोफिल ए ब्लू ग्रीन कलर का होता है और ये प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट भी कहते हैं, इसको मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट भी कहते हैं। ये जो एक्सेसरी पिगमेंट्स हैं ये दो टाइप की है, क्लोरोफिल बी। क्लोरोफिल बी कैसा होता है? येलो ग्रीन। ये याद रखना है, क्लोरोफिल ए ब्लू ग्रीन होता है, क्लोरोफिल बी येलो ग्रीन होता है। कैरोटीनॉइड्स, कैरोटीनॉइड जो है वो येलो एंड रेड टू ऑरेंज होती है, येलो एंड रेड टू ऑरेंज। अब कैरोटीनॉइड दो किस्म की हैं, कैरोटीन्स और ज़ैंथोफिल। कैरोटीनॉइड कितने टाइप की हैं? कैरोटीनॉइड दो टाइप की है, कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल। कैरोटीन्स रेड टू ऑरेंज होती हैं, ज़ैंथोफिल येलो टू ऑरेंज होती हैं। समझ में आ गया बात? तो ये थी मेन लेआउट ऑफ द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। अब ये जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है ये लाइट को आगे ट्रांसफर कैसे करती है? एक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट लाइट को आगे दूसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट को ट्रांसफर करेगा। कैरोटीनॉइड जो लाइट अब्सॉर्ब करेंगी वो आगे लाइट को ट्रांसफर करेंगे क्लोरोफिल बी की तरफ, और क्लोरोफिल बी जो है वो आगे लाइट को ट्रांसफर करेगा क्लोरोफिल ए में, क्योंकि मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोफिल ए है और जो मेन फोटोसिंथेसिस में जिस पिगमेंट ने काम करना होता है वो क्लोरोफिल ए ने करना होता है, वो आगे हम लाइट रिएक्शन में पढ़ेंगे। ये क्लोरोफिल का आगे स्ट्रक्चर है। There are known many different kinds of chlorophyll. Chlorophyll कई टाइप्स के होते हैं जो मुख्तलिफ फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, सी और डी, ये चार टाइप के क्लोरोफिल हैं जो यूकैरियोटिक फोटोसिंथेटिक प्लांट्स और एल्गी में पाए जाते हैं। देखिए प्लांट्स के अंदर तीन मेजर टाइप की पिगमेंट्स होती हैं। प्लांट्स में क्लोरोफिल ए होता है, प्लांट्स में क्लोरोफिल बी होता है और कैरोटीनॉइड्स होते हैं। समझ में आ गई बात? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स ऑफ प्लांट्स, ये मैं अलग से लिख देता हूं। क्वेश्चन में अगर पूछे कि विच टाइप ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट इन प्लांट्स, प्लांट्स के अंदर किस टाइप की फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स पाई जाती हैं? फोटो सिंथेटिक पिगमेंट्स ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर कौन कौन सी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट पाई जाती है? प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल ए होता है, प्लांट के अंदर क्लोरोफिल बी होगा, प्लांट्स के अंदर कैरोटीनॉइड्स होगी, और कैरोटीनॉइड्स मैंने अभी बताया था आगे दो टाइप की है, कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल। तो प्लांट के अंदर ये तीन मेजर टाइप की फोटोसिंथेटिक पिगमेंट पाई जाती है। प्लांट्स में जो क्लोरोफिल पाए जाते हैं वो क्लोरोफिल ए होता है और क्लोरोफिल बी होता है। ये जो सी और डी है ये एल्गी में दूसरे फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, ये प्लांट्स के अंदर भी होते हैं। प्लांट्स के अंदर दो टाइप के क्लोरोफिल पाए जाते हैं, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। फिर जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर स्पेशल टाइप ऑफ क्लोरोफिल होता है जिसको हम बैक्टीरियोक्लोरोफिल कहेंगे। अगर वो पूछता है कि फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के अंदर कौन सा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट पाई जाती है तो हम कहेंगे वो बैक्टीरियोक्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल एब्सॉर्ब्स मेनली, क्लोरोफिल कौन सी लाइट को अब्सॉर्ब करेगा? क्लोरोफिल वायलेट ब्लू लाइट को अब्सॉर्ब करेगा और ऑरेंज टू रेड वेवलेंथ। दोबारा से सुने, ये याद रखना है कि कौन सी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट किस वेवलेंथ की लाइट को अब्सॉर्ब कर रही है। तो क्लोरोफिल अब्सॉर्ब करेंगे वायलेट ब्लू कलर की लाइट और ऑरेंज रेड वेवलेंथ को। ग्रीन, येलो एंड इंडिगो वेवलेंथ आर लीस्ट absorbed by chlorophyll and are transmitted or reflected, although the yellow are often masked by darker green color. मेरी बात को दोबारा सुने, 7 कलर की लाइट है। अब वो 7 कलर कौन से हैं? वायलेट मसलन एक, ब्लू दूसरा कलर, ऑरेंज तीसरा कलर, रेड चौथा कलर, ग्रीन पांचवा, येलो छठा कलर है, इंडिगो 7 कलर है। तो ये 7 कलर की लाइट होती है। पौधे फोटोसिंथेसिस के लिए जो लाइट अब्सॉर्ब करते हैं वो 4 कलर की लाइट होती है, वायलेट ब्लू ऑरेंज और रेड। कौन सी लाइट अब्सॉर्ब नहीं करते हैं? ग्रीन, येलो एंड इंडिगो। ये वेवलेंथ जो है वो अब्सॉर्ब नहीं होती है। अब आपने ये याद रखना है कि कौन से कलर की लाइट अब्सॉर्ब करते हैं पौधे, कौन से कलर की लाइट जो है वो पौधे जो है वो अब्सॉर्ब नहीं करते। क्लोरोफिल आर इनसॉल्युबल इन वाटर। देखिए क्लोरोफिल ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं, इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होते, और वाटर जो है वो इनऑर्गेनिक होता है। अब वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में किसमें डिसॉल्व होते हैं? क्लोरोफिल, कार्बन टेट्राक्लोराइड और अल्कोहल वगैरह में, ये इनमें एब्सॉर्ब हो जाता है। क्लोरोफिल सॉल्युबल है, जबकि वाटर के अंदर क्लोरोफिल इनसॉल्युबल होता है, क्योंकि वाटर मेन रिएक्टेंट होता है फोटोसिंथेसिस का। अगर वो क्लोरोफिल उसमें डिसॉल्व हो जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा, तो फिर वो लाइट को कौन अब्सॉर्ब करेगा? इसलिए वाटर के अंदर वो अब्सॉर्ब नहीं सॉल्युबल नहीं होते। तो क्लोरोफिल सॉल्युबल है, कार्बन टेट्राक्लोराइड और अल्कोहल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है दोनों जो है। अभी अगर हम क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर देखें तो क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर में दो पार्ट जो है वो मेजर नजर आते हैं। एक क्लोरोफिल का हेड होता है और एक उसकी टेल होती है। क्लोरोफिल, अगर क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर देखें तो दो मेजर पार्ट्स हैं, एक इसका हेड होता है और एक उसकी टेल होती है। ये जो हेड इसका होता है क्लोरोफिल का, उसको कहते हैं पोरफायरिन रिंग। हेड को क्या कहेंगे? पोरफायरिन रिंग। और इसका हेड हाइड्रोफिलिक होता है। हेड क्या होता है? हाइड्रोफिलिक, वाटर लविंग। और ये जो इसकी टेल होती है, टेल को क्या कहेंगे? टेल को कहते हैं फाइटोल। टेल को क्या कहेंगे? फाइटोल। और उसका फार्मूला होता है C20H39। फाइटोल का टेल हाइड्रोकार्बन की बनी होती है, हाइड्रोकार्बन होती है, हाइड्रोफोबिक होती है। मीन्स ऑफ अटैचमेंट टू थाइलाकाइड्स। क्लोरोफिल कहां पर पाया जाता है? थाइलाकाइड मेम्ब्रेन के ऊपर, और थाइलाकाइड मेम्ब्रेन के अंदर क्लोरोफिल अटैच होता है, पेनिट्रेट जो है वो अटैच होगा। समझ में आ गई बात? अब ये जो इसका हेड है जिसको हम पोरफायरिन रिंग कहते हैं, हाइड्रोफिलिक होता है, ये किसका बना होता है? ये 4 पाइरोल रिंग्स पर कंसिस्ट करता है।
किस पर कंसिस्ट करेगा? 4 पाइरोल रिंग्स पर। अभी आप देखें ये डायग्राम है आपके सामने, ये इसका हेड पोर्शन है, ये सारा इसका हेड पोर्शन है, ये वाला। अब ये हेड जो है, इस पूरे हेड को हम कहते हैं पोरफायरिन। इस पूरे हेड को हम क्या कहेंगे? पोरफायरिन रिंग। और ये 4 पाइरोल रिंग से बना है। अब 4 पाइरोल रिंग कौन से हैं? 1 2 3 और 4। ये 4 पाइरोल रिंग्स हैं और चारों पाइरोल रिंग्स के कॉर्नर पे ये नाइट्रोजन मौजूद है, ये। और चारों पाइरोल रिंग की नाइट्रोजन ये सेंट्रली कोऑर्डिनेटेड है किसके साथ? मैग्नीशियम के साथ। दोबारा से इसका स्ट्रक्चर देखें, ये जो क्लोरोफिल होता है ये 2 पार्ट्स पर कंसिस्ट करता है। एक इसका हेड होता है और हाइड्रोफिलिक होता है। हेड को हम पोरफायरिन रिंग कहते हैं, ये पूरे हेड को पोरफायरिन रिंग कहते हैं। और ये पोरफायरिन रिंग 4 पाइरोल रिंग से बनता है, स्मॉलर 4 पाइरोल रिंग्स। और चारों पाइरोल रिंग के कॉर्नर पे नाइट्रोजन होती है और वो सेंट्रली कोऑर्डिनेटेड होती है मैग्नीशियम से। इसलिए हम कहते हैं मैग्नीशियम की कमी से पौधों में क्लोरोफिल की डेफिशिएंसी हो जाती है, क्योंकि पाइरोल रिंग बनाने के लिए नाइट्रोजन भी चाहिए, मैग्नीशियम भी चाहिए। तो इसलिए ये दोनों क्लोरोसिस काज करते हैं। नाइट्रोजन की कमी भी क्लोरोसिस काज करेगी और मैग्नीशियम की कमी भी क्लोरोसिस काज करेगी। और ये इसकी टेल है, ये वाली, जिसको हम क्या कहते हैं? फाइटोल। इसकी टेल को क्या कहेंगे? अब आप देखिए इसमें क्लोरोफिल मॉलिक्यूल हैज 2 मेन पार्ट्स। अभी मैंने बताया, वन फ्लैट स्फीयर लाइट एब्जॉर्बिंग हाइड्रोफिलिक हेड। और जो इसका हेड होता है ये लाइट एब्जॉर्बिंग होता है, लाइट को इसी ने एब्जॉर्ब करना होता है हेड में। एंड द अदर लॉन्ग एंकरिंग हाइड्रोफोबिक टेल, और हाइड्रोफोबिक टेल की मदद से वो थाइलाकाइड मेम्ब्रेन में एंकर करता है। द हेड इज कंप्लेक्स पोरफायरिन रिंग। हेड को हम क्या कहते हैं? पोरफायरिन रिंग, व्हिच इज मेड अप ऑफ 4 जॉइंट स्मॉलर पाइरोल रिंग। और वो 4 स्मॉलर पाइरोल रिंग से बना है, जो कार्बन और नाइट्रोजन उनके कॉर्नर पे मौजूद होती है। ये उनके कॉर्नर पे क्या मौजूद है? कार्बन और नाइट्रोजन। ये देखें, ये नाइट्रोजन है, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये सारे कार्बन है। ये जो कार्बन बने हुए हैं ये किसको शो कर रहे हैं? कार्बन को। अभी क्लोरोफिल ए में और क्लोरोफिल बी में क्या फर्क होता है? ये देखें, इस हेड में ये ऊपर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, CH3। CH3 इन क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए के फार्मूले में यहां पर इस पाइरोल रिंग के ऊपर क्या मौजूद होता है? मिथाइल ग्रुप CH3। और अगर क्लोरोफिल बी होगा तो इसकी जगह क्या आ जाएगा? ये एल्डिहाइड ग्रुप CHO। समझ में आ गया? CHO क्लोरोफिल बी में होता है, CH3 क्लोरोफिल ए में होता है। तो ये तो अभी इनका डिफरेंस जो है वो है क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी का जो है वो डिफरेंस है। अभी आप देखें क्लोरोफिल ए, इनके मॉलिक्यूलर फार्मूले याद करने हैं, दोनों के अक्सर पेपर में आ जाते हैं। क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूलर फार्मूला है C55H72O5N4Mg और क्लोरोफिल बी है C55H70O6N4Mg। अक्रेस ऑल फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म एक्सेप्ट फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। अब देखें, क्लोरोफिल ए तमाम फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, सिर्फ बैक्टीरिया में नहीं होता। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में नहीं होगा क्लोरोफिल, बाकी तमाम में पाया जाएगा। जितने भी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है, चाहे प्लांट्स हैं चाहे एल्गी हैं, उन सब के अंदर ये क्लोरोफिल ए पाया जाएगा। जबकि क्लोरोफिल बी ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड ग्रीन एल्गी, तमाम ग्रीन प्लांट्स और ग्रीन एल्गी में पाया जाएगा, बाकी एल्गी में नहीं होगा, सिर्फ ग्रीन एल्गी में पाया जाएगा। फंक्शनल ग्रुप क्लोरोफिल ए में मैंने अभी बताया मिथाइल ग्रुप होता है, पोरफायरिन रिंग पे अटैच होता है। और ये जो क्लोरोफिल बी होता है उसमें CHO कार्बोनाइल ग्रुप मौजूद होता है। फॉर्म्स, ये क्लोरोफिल ए डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और ये डिफर करते हैं कौन सी वेवलेंथ पे? रेड एब्जॉर्बिंग पीक्स पे। यानी क्लोरोफिल ए रेड एब्जॉर्बिंग पीक में कई टाइप्स के हैं, 670, 680, 690 और 700। ये 4 टाइप्स हैं क्लोरोफिल ए की जो रेड पीक्स पे डिफर करती हैं वेवलेंथ ऑफ लाइट के लिहाज से। नो सच डिफरेंट फॉर्म। क्लोरोफिल बी की आगे कोई डिफरेंट फॉर्म जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती है, एक ही फॉर्म में। कलर क्लोरोफिल ए ब्लू ग्रीन होता है, क्लोरोफिल बी येलो ग्रीन होता है। पिगमेंट क्लोरोफिल ए प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होती है, अभी मैंने बताया था, और क्लोरोफिल बी एक्सेसरी पिगमेंट होती है। समझ आ गई? ये तो डिफरेंस है बिटवीन क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। अभी हम एक ग्राफ जो है वो स्टडी करेंगे। एक्शन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हम किसे कहते हैं? मैंने अभी बताया था डिफरेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को अब्सॉर्ब करती हैं। अब कौन सी पिगमेंट किस वेवलेंथ की लाइट को अब्सॉर्ब करेगी और कितने परसेंट अब्सॉर्ब करेगी, उससे जो ग्राफ बनेगा उस ग्राफ को हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहेंगे। अब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन है, इट इज द ग्राफ शोइंग वेवलेंथ ऑफ लाइट अब्सॉर्ब्ड बाय अ पिगमेंट। ऐसा ग्राफ जो ये शो करे कि कौन सी पिगमेंट किस वेवलेंथ की लाइट को अब्सॉर्ब कर रही है, कितने परसेंट अब्सॉर्ब कर रही है, दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। और एक्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है? कौन सी वेवलेंथ की लाइट रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को कितना इफेक्ट करता है, किस वेवलेंथ पे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज्यादा होता है, किस वेवलेंथ ऑफ लाइट पे फोटोसिंथेसिस कम होगा, इससे जो ग्राफ बनेगा उस ग्राफ को हम क्या कहेंगे? एक्शन स्पेक्ट्रम। अब रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कैसे मालूम करते हैं? रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मालूम करते हैं, फोटोसिंथेसिस के रिएक्टेंट होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। जितना CO2 ज्यादा यूज हो रही होगी हम कहेंगे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस उतना ज्यादा हो रहा है। या दूसरा तरीका होता है फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, तो जितनी ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज कर रहे होंगे प्लांट हम कहेंगे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस उतना ज्यादा है। तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस दो चीजों से डिटरमाइन होता है। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस किस? रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस दो चीजों पे डिपेंड करता है। एक कंजप्शन ऑफ CO2, CO2 जितनी ज्यादा कंज्यूम होगी उतना ज्यादा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस होगा। या जितनी ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज करेंगे प्लांट्स उतनी ज्यादा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है। तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस दो चीजों से हम मालूम कर सकते हैं, CO2 की कंजप्शन से या O2 की रिलीज से। अभी आप देखें ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का ग्राफ है और ये एक्शन स्पेक्ट्रम का ग्राफ है, एक्शन स्पेक्ट्रम का ग्राफ। अब आप देखें, ये मैंने कहा प्लांट्स के अंदर 3 मेजर टाइप की पिगमेंट पाई जाती है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड्स। अब कौन सी पिगमेंट किस वेवलेंथ की लाइट को अब्सॉर्ब कर रही है और कितने परसेंट अब्सॉर्ब कर रही है, ज्यादा कर रही है कम कर रही है? ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ किसको शो कर रहा है? मुख्तलिफ पिगमेंट्स की रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन को। अब इसको हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब आप देखें, ये जो ब्लू वाला है ये है क्लोरोफिल ए। अब आप देखें क्लोरोफिल ए किस वेवलेंथ की? इसकी एक तो पीक एब्जॉर्प्शन, ये इधर एब्जॉर्प्शन रेट है, इधर वेवलेंथ है। अब एक तो पीक ये बन रही है क्लोरोफिल ए की, एक पीक ये बन रही है। अब यहां पर ये देखें, यहां पर ये कौन सी वेवलेंथ ऑफ लाइट होगी? ये देखें, ये बनेगी 470। कितनी बनेगी? 470, 60 70, 460 to 470 तकरीबन। अब ये यहां पर ये लाइट कौन सी लाइट होती है? यहां पर जो लाइट होती है वो ब्लू लाइट होती है। ये कौन सी लाइट की वेवलेंथ है? ब्लू लाइट की। समझ आ गई? ये देखें, ये ब्लू है, 460 70 पे कौन सा कलर आ रहा है? ब्लू कलर आ रहा है। तो ये आप देखें, ये या 460 की वेवलेंथ की लाइट को ज्यादा अब्सॉर्ब करेगा और इधर देखें दूसरी पीक इसकी ये बन रही है, तो यहां ये कौन सी लाइट है? 670। यहां पीक कितने पे बन रही है? तकरीबन
670 पे बन रही है, ये देखो यहाँ, और 670 पे ये कौन सी लाइट है? रेड लाइट है। कौन सी है? रेड लाइट है। तो ये जो है वो हम कहते हैं क्लोरोफिल ए या 460 वेवलेंथ की लाइट को ज्यादा एब्जॉर्ब करता है या 670 की वेवलेंथ की लाइट को। 460 ब्लू लाइट होती है, 670 कौन सी लाइट होती है? रेड। इसका मतलब क्लोरोफिल ए या ब्लू लाइट को मैक्सिमम एब्जॉर्ब करता है या रेड लाइट को मैक्सिमम एब्जॉर्ब करेगा। अब आ जाए आप दूसरे पे, ये क्लोरोफिल बी पे, ये रेड वाली है। क्लोरोफिल बी की पीक यहाँ बन रही है। अब ये पीक आप देखें, ये तकरीबन यहाँ पे बन रही है और ये कितनी होती है? 490। अब आप देखें ये ब्लू का एंड तकरीबन। अब क्लोरोफिल बी 490 की वेवलेंथ की लाइट को ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है, या दूसरी पीक इसकी ये बन रही है। अब ये पीक कितने पे बन रही है? ये पीक इसकी बन रही है 640 पे, 640। इसका मतलब या ये 490 की वेवलेंथ की लाइट को ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है क्लोरोफिल बी, या 640 की वेवलेंथ की लाइट को। अब अगर हम देखें कैरोटीनाइड्स को, तो कैरोटीनाइड जो है वो आप देखें, कैरोटीनाइड ये पीक बन रही है और ये पीक बन रही है। अब ये पीक ये इधर आ गई, ये कितने पे बन रही है? 470 पे तकरीबन, और ये पीक कितने पे बन रही है? ये बन रही है तकरीबन 530 पे। तो ये या 530 की वेवलेंथ की लाइट को ज्यादा एब्जॉर्ब कर रही है, 470 की वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब कर रही है। तो अब ये ग्राफ पूरा किसको शो कर रहा है? कौन सी पिगमेंट किस वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब कर रही है और कितना परसेंट एब्जॉर्ब कर रही है? इस ग्राफ को हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब ये वाला जो ग्राफ है, ये ग्राफ है एक्शन स्पेक्ट्रम का। अब एक्शन स्पेक्ट्रम हमें ये बताता है कि किस वेवलेंथ ऑफ लाइट पे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा, किस वेवलेंथ ऑफ लाइट पे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कम होगा। अब एक्शन स्पेक्ट्रम की एक तो पीक ये बन रही है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस या यहां ज्यादा है या यहां ज्यादा है। तो अब ये कौन सी वेवलेंथ बन रही है? ये बन रही है 430, और 430 कौन सी लाइट होती है? ब्लू लाइट। और इधर ये 670, तो 670 कौन सी लाइट होती है? रेड लाइट होती है। तो इसलिए हम कहते हैं या तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ब्लू लाइट पे ज्यादा होता है या रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस रेड लाइट पे ज्यादा होगा। अभी हम इनका कंपैरिजन कर नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। इट इज फाउंड इन, यहां देखें, ये हम कंपैरिजन कर रहे थे। दूसरा पॉइंट, it does not parallel the absorption spectrum of chlorophyll exactly, it is more than absorption of different wavelength due to the presence of accessory pigment। अब वो कहते हैं ये जो एक्शन स्पेक्ट्रम होता है ये absorption spectrum के बिल्कुल पैरेलल नहीं होता, क्योंकि एक्शन स्पेक्ट्रम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस और रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को चलाना होता है क्लोरोफिल ए में। अब क्लोरोफिल ए तो प्राइमरी पिगमेंट है, उसके साथ accessory pigment भी मौजूद है, जिससे ये पैरेलल नहीं चलता। The sum of the absorption spectra correspond to the action spectrum of photosynthesis। जितनी absorption ज्यादा होगी उतना जो है वो rate of photosynthesis भी ज्यादा होगा। तीसरा पॉइंट है peaks are broader। एक्शन स्पेक्ट्रम की पीक्स ब्रॉडर होती हैं और सॉरी एक्शन स्पेक्ट्रम की पीक्स ब्रॉडर होती हैं और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की पीक्स जो है वो नैरो होती हैं। अब आप इसको देखें वो ग्राफ में, अब आप देखें ये पीक्स है, पीक्स में हमने ये डिस्टेंस देखना है, ये डिस्टेंस। अब ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की पीक्स, अब ये देखें, अब वो कहता है ये एक्शन स्पेक्ट्रम है, एक्शन स्पेक्ट्रम की पीक्स में ये डिस्टेंस ज्यादा है, इसलिए हम कहते हैं एक्शन स्पेक्ट्रम की पीक्स ब्रॉडर होती हैं और इसकी पीक्स नैरो होती हैं। अब आप आ जाएं नेक्स्ट पॉइंट पे, वैली इज नॉट डीप। एक्शन स्पेक्ट्रम की वैल्यू डीप नहीं होती, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की वैल्यू डीप होती है। अब ये ग्राफ देखें, अब आप देखें ये वैली है, समझ में आ सकते हैं ना? मतलब ये ग्राफ है ना, ऐसे ये पीक्स होती हैं और ये वैल्यूज होती हैं। अब ये वैल्यूज है, अब ये वो कहते हैं ये कैसी, ये एक्शन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की वैल्यूज डीप है और ये नीचे नहीं आ रहा है, ये डीप नहीं है, एक्शन स्पेक्ट्रम डीप नहीं है। और ये क्या होता है? ये देखें इसका डिस्टेंस यहां से यहां तक है, ये हर पिगमेंट का वैल्यूज का। अब इसकी वैल्यूज ब्रॉडर होती हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की वैल्यूज ब्रॉडर होती हैं और ये डिस्टेंस कम है, ये क्या होती है? नैरो होती है। दोबारा सुने, ये पीक्स एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की नैरो होगी, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की नैरो पीक्स होगी, इसकी ब्रॉडर होगी। वैल्यूज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की डीप होंगी और ब्रॉडर होंगी, इसकी वैल्यू जो है वो डीप नहीं होगी और नैरो होगी एक्शन स्पेक्ट्रम की। तो ये तो था डिफरेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के बारे में। अभी नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे लाइट रिएक्शंस या लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस। लाइट ऑफ photosynthesis in which light energy is absorbed and converted into chemical energy ATP are called light reactions। लाइट रिएक्शन जो है फोटोसिंथेसिस के वो रिएक्शन है जिसमें लाइट एनर्जी एब्सॉर्ब भी होगी और लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी एटीपी के अंदर कन्वर्ट भी होगी। तो अब लाइट रिएक्शन में के दो काम होने हैं, लाइट ने एब्सॉर्ब भी होना है और लाइट एनर्जी ने केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट भी होना है। तो हम ये ओवरऑल प्रोसेस जो है वो पढ़ेंगे। अब लाइट एनर्जी के अंदर तब कन्वर्ट होगी जब वो पहले एब्सॉर्ब होगी। तो लाइट को एब्सॉर्ब करने के लिए और उसको कन्वर्ट करने के लिए जो फंक्शनल यूनिट है लाइट रिएक्शंस के, उनको हम कहते हैं फोटो सिस्टम्स। फंक्शनल यूनिट्स लाइट रिएक्शंस के क्या है? फोटो सिस्टम्स। लाइट जो एब्सॉर्ब होती है उसको डिफरेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट एब्सॉर्ब करती हैं और ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट आइसोलेटेड फॉर्म में नहीं होती, ये याद रखना है। ये जो तीन मेजर टाइप की फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है जो प्लांट्स के अंदर पाई जाती है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड्स। अब ये आइसोलेटेड फॉर्म में नहीं होती हैं, बल्कि ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लस्टर की फॉर्म में होती हैं ताकि उनकी एफिशिएंसी ज्यादा हो, उनका रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो। अगर वो आइसोलेटेड फॉर्म में होती तो वो कम लाइट एनर्जी को एब्सॉर्ब करती, अगर वो क्लस्टर की फॉर्म है तो वो ज्यादा एनर्जी को एब्सॉर्ब करेंगे। इसलिए हम कहते हैं ये फोटो सिस्टम क्या है? फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइट रिएक्शंस है। और फोटो सिस्टम को हम डिफाइन करते हैं अ क्लस्टर ऑफ फोटोसिंथेटिक pigments is called photosystem। PS photosystem, cluster of photosynthetic pigment। बहुत सारी photosynthetic pigment इकट्ठी हो जाती हैं और मिलकर क्या बनाती हैं? फोटोसिस्टम। अब इस फोटोसिस्टम की कंपोजिशन क्या है?
कंपोजिशन ऑफ फोटो सिस्टम। फोटो सिस्टम के दो पार्ट्स हैं, एक होता है इसका एंटीना कम्प्लेक्स। अब ये जो एंटीना कम्प्लेक्स होता है ये लाइट गैदरिंग पार्ट ऑफ फोटो सिस्टम। ये फोटो सिस्टम का वो पार्ट है जो लाइट को इकट्ठा करता है, लाइट को एब्जॉर्ब करता है। लाइट एब्जॉर्बिंग पार्ट ऑफ द फोटो सिस्टम इज कॉल्ड एंटीना कम्प्लेक्स। अब एंटीना कम्प्लेक्स की कंपोजिशन क्या है? एंटीना कम्प्लेक्स बना हुआ है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड्स का। ये तीनों टाइप की फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो प्लांट में पाई जाती है, ये मिलकर फोटो सिस्टम का एंटीना कम्प्लेक्स बनाती हैं। क्या बनाती हैं? फोटो सिस्टम का एंटीना कम्प्लेक्स पार्ट बनाएंगी। इसलिए हम कहते हैं एंटीना कम्प्लेक्स फोटो सिस्टम का लाइट गैदरिंग पार्ट होता है और वो तीन टाइप की फोटोसिंथेटिक पिगमेंट का बना होता है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड्स। दूसरा पार्ट होता है फोटो सिस्टम का रिएक्शन सेंटर। रिएक्शन सेंटर क्या करता है? कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, एटीपी। अच्छा भाई, क्या कह रहे हैं? मैंने कहा ना लाइट रिएक्शन के दो काम है, एक लाइट की एब्जॉर्प्शन और एक लाइट की कन्वर्जेंस, केमिकल एनर्जी एटीपी में। अब जो लाइट रिएक्शन के फंक्शनल यूनिट है उनको हम फोटो सिस्टम कहते हैं। फोटो सिस्टम के दो पार्ट है, एक एंटीना कम्प्लेक्स, ये लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, यानी लाइट रिएक्शन का पहला काम करेगा, और दूसरा पार्ट है फोटो सिस्टम का रिएक्शन सेंटर। और रिएक्शन सेंटर क्या करेगा? लाइट को कन्वर्ट करेगा और ये लाइट रिएक्शन का दूसरा इंपॉर्टेंट काम करेगा, जो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी एटीपी में चेंज करेगा। मेरी बात को दोबारा गौर से सुने। लाइट रिएक्शन में दो काम होने हैं, एक लाइट में एब्जॉर्ब होना है, दूसरा लाइट में कन्वर्ट होना है केमिकल एनर्जी एटीपी के अंदर। हमने कहा लाइट रिएक्शन के फंक्शनल यूनिट क्या है? वो है फोटो सिस्टम। तो फोटो सिस्टम को हमने देखा तो फोटो सिस्टम दो हिस्सों पर मुश्तमिल था, दो पार्ट्स का बना हुआ था। एक पार्ट उसका एंटीना कम्प्लेक्स है और ये फोटोसिंथेसिस का लाइट रिएक्शन, फोटोसिंथेसिस के लाइट रिएक्शन का पहला काम करेगा एंटीना कम्प्लेक्स। क्या पहला काम है? लाइट की एब्जॉर्प्शन। ये लाइट की एब्जॉर्प्शन करेगा और ये तीन टाइप की पिगमेंट पर मुश्तमिल है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड। और फोटोसिंथेसिस का ये लाइट रिएक्शन का दूसरा काम है कन्वर्जन, लाइट एनर्जी का केमिकल एनर्जी एटीपी में चेंज होना। ये फोटो सिस्टम का दूसरा हिस्सा ये काम करेगा। समझ में आ गई बात? हमने कहा लाइट रिएक्शन के फंक्शनल यूनिट फोटो सिस्टम है, फोटो सिस्टम के दो पार्ट है और ये दोनों पार्ट लाइट रिएक्शन के दोनों काम करते हैं। एक काम लाइट का एब्जॉर्प्शन है, दूसरा लाइट की कन्वर्जन है। अब ये रिएक्शन सेंटर किसका बना हुआ है? रिएक्शन सेंटर ये क्लोरोफिल ए का बना होता है और इसके साथ अटैच होता है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। इसकी कंपोजिशन है रिएक्शन सेंटर की। इसलिए हम कहते हैं ये रिएक्शन सेंटर क्या काम कर रहा है? ये लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करना है और ये बना हुआ किसका है? क्लोरोफिल ए का। तो इसलिए हम क्लोरोफिल ए को मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कहते हैं, प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कहते हैं। क्लोरोफिल ए लाइट को एब्जॉर्ब भी करता है, जो क्लोरोफिल ए एंटीना कम्प्लेक्स में पाया जाएगा, और जो क्लोरोफिल ए रिएक्शन सेंटर में पाया जाएगा वो लाइट को कन्वर्ट भी कर रहा है। तो इसका मतलब ये पिगमेंट क्लोरोफिल ए और जो है वो दोनों काम कर रही है, लाइट की एब्जॉर्प्शन भी कर रही है और लाइट की कन्वर्जन भी कर रही है। इसलिए क्लोरोफिल ए को हम प्राइमरी या मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कहते हैं। अब ये जो फोटो सिस्टम है, फोटो सिस्टम जो है टाइप्स ऑफ फोटो सिस्टम। फोटो सिस्टम की दो टाइप्स हैं, एक है फोटो सिस्टम 1 और एक है फोटो सिस्टम 2। दोनों की कंपोजिशन सेम है, दोनों एंटीना कम्प्लेक्स और रिएक्शन सेंटर के बने हुए हैं। फिर दोनों में फर्क क्या है? ये PS1 फोटो सिस्टम 1 इसको P700 भी कहते हैं क्योंकि ये 700 तक की वेवलेंथ की लाइट को ऑब्जर्व करता है, और फोटो सिस्टम सेकंड को P680 भी कहते हैं कि ये 680 तक की वेवलेंथ की लाइट को ऑब्जर्व करता है। अब 1 और 2 इनको नाम क्यों दिया गया? 1 पहले डिस्कवर हुआ था, 2 बाद में डिस्कवर हुआ था। ये तो था कि लाइट रिएक्शन क्या है? लाइट रिएक्शन फोटोसिंथेसिस के वो रिएक्शन है जिनमें लाइट एनर्जी ऑब्जर्व होगी और केमिकल एनर्जी एटीपी में चेंज होगी। लाइट रिएक्शन के फंक्शनल यूनिट क्या है? फोटो सिस्टम्स। फोटो सिस्टम किसका बना होता है? फोटो सिस्टम में कहते हैं क्लस्टर ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट मिलकर क्या बनाती है? फोटो सिस्टम बनाती है। अब फोटो सिस्टम जो है वो दो पार्ट्स पर मुश्तमिल है, एंटीना कम्प्लेक्स और रिएक्शन सेंटर। अब आप देखिए मसलन ये एंटीना कम्प्लेक्स है, ये एंटीना कम्प्लेक्स है, ये मसलन रिएक्शन सेंटर है। अब ये आ गया जी एंटीना कम्प्लेक्स, ये एंटीना कम्प्लेक्स है और ये रिएक्शन सेंटर है। अब ये लाइट ऊपर से आएगी, ये लाइट आ रही है ऊपर से, अब ये लाइट पेनिट्रेट होगी और ये नीचे आती जाएगी। ये एंटीना कम्प्लेक्स लाइट को ऑब्जर्व करता जाएगा और ये लाइट को नीचे फोकस करेगा। ये एंटीना कम्प्लेक्स लाइट को ऑब्जर्व करने के बाद उस लाइट को कहां पर फोकस करेगा? रिएक्शन सेंटर में। एंटीना कम्प्लेक्स लाइट ऑब्जर्व करेगा और ऑब्जर्व करके सारी लाइट को कहां पर भेजेगा? रिएक्शन सेंटर में। इस रिएक्शन सेंटर की बेस पे इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। ये लाइट एनर्जी को ऑब्जर्व करने के बाद ये लोअर लेवल से हायर लेवल पे चला जाता है, जहां पर होता है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, जो इस लाइट को इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करेगा। ये अभी हम प्रोसीजर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फास्फोराइलेशन में। अभी लाइट रिएक्शन का इतना ही पार्ट जो है वो हम डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि ये फोटो सिस्टम किस तरह से वर्क करते हैं।